CH-291 सजा। वही वह आदमी शिवाय के ऐसे रिएक्शन से थर थर कांपने लगा। हर्षवर्धन ने शिवाय को रोकते हुए कहा, शिवाय नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ सब है। शिवाय ने बिना पलटे हुए उस आदमी की आंखों में देखकर लगभग घुराते हुए कहा, मैं सिर्फ 1 मिनट दूंगा, 1 मिनट के अंदर जो करना है कर लो चाचू, सही 1 मिनट बाद मैं इसके प्राण इसके शरीर से ले लूंगा, ये गन तो अब चल कर ही रखेगी। और फिर शिवाय ने बिना देखे आर्या से कहा, तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या कहा था, बुरा नहीं देखते, बुरा नहीं सुनते। आर्या समझ गई और उसने पलटकर अपने दोनों हाथ कान पर रख लिए और कसकर आंखें बंद कर ली। राजवीर भी समझ गया था कि अब शिवाय रुक नहीं सकता और वैसे भी उस आदमी ने जो किया था उसकी सजा सिर्फ मौत थी। हर्षवर्धन भी समझ गया था कि अब शिवाय को रोकना मुश्किल है। उसने इशारा किया और सब धीरे धीरे मेंशन की दूसरी तरफ चले गए। राजवीर ने रूही को अपने सीने से चिपका लिया और उसके कान बंद कर लिए और रूही ने भी कसकर आंखें बंद कर ली। ऐसे ही शौर्य ने भी सांझ को संभाल लिया। हर्षवर्धन ने हीर को, पेंथर ने पीहू और दिव्यांश ने देव और दृष्टि को। सबके दिल की धड़कन बढ़ रही थी। सबको पता था शिवाय नहीं मानेगा और तभी एक बुलेट चलने की आवाज हुई। शिवाय उस आदमी को मार चुका था। उसका चेहरा इतना बिगड़ गया था कि पहचान में भी नहीं आ रहा था। शिवाय ने गन एक बॉडीगार्ड के हाथ में रखी और बोला, इस ठिकाने लगाओ, इसका रिकॉर्ड खत्म कर दो। बॉडीगार्ड उसकी लाश लेकर वहां से जा चुका था। वही शिवाय झटके से सोफे पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे उसके माँ बाप दिखाई दिए, उसके चाचा चाची, उसका हंसता खेलता परिवार जिसे रणविजय सिंह राणा ने एक छोटी सी दुश्मनी के चलते खत्म कर दिया था। शिवाय की आंखों से पानी बहने लगा। वो रोना नहीं चाहता था लेकिन आज अपने परिवार को याद करके उसकी आंखें आंसू बहने से खुद को रोक नहीं पाई। वही हर्षवर्धन धीरे धीरे शिवाय के पास आ रहा था। हर्षवर्धन शिवाय के बिल्कुल बराबर में बैठ गया और शिवाय ने झटके से हर्षवर्धन को गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद दिव्यांश से शिवाय की हालत देखी नहीं गई और वह भी आकर उसके गले लग गया। विराज, रूही भी आकर अपने चाचू के गले लग गए। पांचों गले लगकर ना तो रो रहे थे ना ही बात कर रहे थे, लेकिन पता चल रहा था कि वह पांचों इस वक्त कितना इमोशनल हो गए हैं। अगर आज सांझ को कुछ याद नहीं आता तो शायद इस राज से कभी पर्दा ही नहीं हटता और उनका शक कभी यकीन में नहीं बदलता कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं रणविजय सिंह राणा का हाथ है। करीब 1 घंटे बाद वरदान ने कहा, रघुवंशी साहब अब इजाजत दीजिए। हर्षवर्धन ने टाइम देखा तो रात का 1 o'clock बज गया था। हर्षवर्धन ने कहा, वरदान साहब जाने का वक्त नहीं है, आज यही रुक जाइए, छोटी सी विनती है। रघुवंशी मेंशन की सिचुएशन को देखकर वरदान और वंशिका वहीं रुकने के लिए तैयार हो गए। रात के करीब 2 o'clock बजे शिवाय अपने कमरे में था और किसी को कॉल कर रहा था, लेकिन शायद जिसे शिवाय कॉल कर रहा था वह कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। शिवाय को गुस्सा आया और उसने फोन उठाकर दीवार में दे मारा। थोड़ी देर तक शिवाय कमरे में इधर उधर चक्कर लगाता रहा। उसे बेचैनी होने लगी, क्यों हो रही थी उसे भी नहीं पता था। आखिर उसने उस आदमी को मार तो दिया था जिसने ट्रक से एक्सीडेंट किया था, लेकिन रणविजय सिंह राणा का क्या, वह तो अभी खुला सांड बनकर घूम रहा था। शिवाय का नेक्स्ट टारगेट रणविजय सिंह ही था, लेकिन शिवाय ये भी जानता था रणविजय सिंह को मारना इतना आसान नहीं है। उसे मारने के लिए उसे फाइनेंशियली वीक करना पड़ेगा, जिसे शिवाय कर भी रहा था। शिवाय अपनी बेचैनी खत्म करने के लिए बालकनी में आ गया और ठंडी ठंडी हवा में आकर चैन की सांस लेने लगा। शिवाय बालकनी में भी चक्कर लगा रहा था और तभी उसकी नज़र आर्या पर गई, जो स्विमिंग पूल के पास बैठी हुई थी। आर्या ने लोअर शर्ट पहना हुआ था और उसने अपने पैर स्विमिंग पूल के पानी में दे रखे थे। आर्या पानी को देख रही थी। चांद की रोशनी पानी पर पड़ रही थी, जिस वजह से पानी भी चमक रहा था। वही शिवाय ने जब आर्या को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिवाय को आर्या की वह बातें याद आने लगी जो वह पार्टी में कहने वाली थी। शिवाय अपनी टेंशन भूल गया और अपने कमरे से निकलकर गार्डन में आ गया। शिवाय ने भी लोअर शर्ट पहना हुआ था और वह भी अपने लोअर को फोल्ड करके आर्या के बिल्कुल बराबर में बैठ गया। वही आर्या ने जब शिवाय को देखा तो थोड़ा सा डर गई, क्योंकि वह जितना शिवाय को जानती उसे शिवाय का एक नया ही रूप देखने को मिलता। वही शिवाय मन ही मन सोच रहा था कि शायद आर्या को अब पता चल गया कि वह शिवाय रघुवंशी है। शिवाय कुछ बोला नहीं। वही आर्या शांति से बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या बोले और अब तो उसे शिवाय से प्यार होने के साथ साथ डर भी लगने लगा था। आर्या ने बातों को बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर ऑलराउंडर, आपके चाचू कितने अच्छे हैं ना।
देखो आपका बर्थडे भी अपने भतीजे के साथ मनाते हैं। ये सुनकर शिवाय का मन हुआ अंडरस्को कि वह अभी इसी पानी में डूबकर मर जाए। आखिर आर्या को कितने इशारे चाहिए? आखिर आर्या को दिखाई क्यों नहीं देता क्या? सच में मैंने एक पागल लड़की से तो प्यार नहीं कर लिया। इसमें अकल है कि नहीं? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे इसका आईक्यू लेवल टेस्ट करना चाहिए। इसे अभी तक समझ नहीं आया कि मैं शिवाय रघुवंशी हूँ। भगवान, किस पागल लड़की से मैंने दिल लगा लिया। वैसे मैं पागल लड़की से ही दिल लगाया था, फिर मैंने इसे ठीक कर दिया और अब ये फिर से पागल हो गई। अगर इसका पागलपन खत्म नहीं हुआ तो मैं पागल हो जाऊंगा। इसे कैसे समझाऊं कि मैं इस रघुवंशी मेंशन का मालिक हूं और मालिक नहीं, छोटा मलिक, छोटा भी नहीं, उससे भी छोटा मलिक, पर हूं तो मालिक ही ना। लेकिन इसे देखो, क्या लड़की है, पागल कहीं की। शिवाय का मूड पूरे तरीके से खराब हो चुका था, लेकिन फिर भी शिवाय आर्या के पास ही बैठा था, क्योंकि आर्या के पास उसे सुकून मिल रहा था और वह किसी भी कीमत पर अपने सुकून को खराब नहीं करना चाहता था। राउडी ब्रदर्स का राउडी इश्क मेरी लाइब्रेरी में मिल जाएगी, रीड कर लीजिए। वहां खड़े 4-5 पुलिस वालों ने अपनी अपनी गन निकाली और उन सारे आदमियों को पॉइंट कर दिया। तभी अर्जुन ने हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया। अर्जुन फिर उस अंधी लड़की के पास आया जो उस पिलर के पास डरी सहमी खड़ी हुई थी। अर्जुन ने उस लड़की को देखा तो कुछ सेकंड तक देखता ही रहा। वह लड़की सच में बहुत खूबसूरत थी। तभी अर्जुन ने अपने दोनों हाथ उस लड़की के कान पर रखे और वह लड़की सहम गई। अर्जुन ने कहा, अंडरस्को, शांत हो जाओ, मैं पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह हूँ, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इतना कहकर अर्जुन ने उस लड़की के कानों को अपने दोनों हाथों से बंद कर दिया। उस लड़की ने कहा, अंडरस्को, आप ये क्या कर रहे हैं? अर्जुन बोला, अंडरस्को, यहाँ अभी आतिशबाजी होगी जिससे बहुत ज्यादा आवाज निकलेगी, तो मैं तुम्हें उस आवाज से बचा रहा। यू नो नॉइस पॉल्यूशन तो सुना ही होगा। उस लड़की ने हाँ में गर्दन हिला दी। अर्जुन ने उस लड़की का चेहरा पकड़कर अपने सीने में छुपा लिया और उसके कानों को बंद कर दिया और फिर उसने पुलिस वालों को देखकर इशारा किया और फिर वहां धड़ाधड़ गोलियां चलने लगी। 6-7 बुलेट में ही वह सारे आदमी मर चुके थे। सबने अपनी अपनी बंदूक अपनी बैग में रखी। अर्जुन ने उस अंधी लड़की को छोड़ दिया। CH-292 शिवाय और आर्या दोनों के बीच खामोशी ने अपनी जगह बना ली। शिवाय को तो आर्या पर गुस्सा आ रहा था। उसे सच में लगने लगा था कि उसने एक कम दिमाग की लड़की को अपना जीवन साथी बना लिया। शिवाय इसलिए भी चुप होकर बैठ गया कि कहीं गुस्से में वो आर्या को हट ना कर दे। वही आर्या अपनी मासूमियत के चलते अपने अंदर हिम्मत जुटाने कोशिश कर रही थी। दोनों ही कुछ बोल नहीं रहे थे। दोनों ने ही अपने पैर स्विमिंग पूल में डाले हुए थे। दोनों ही चुपचाप बैठे थे। आर्या ने हिम्मत करते हुए कहा, अंडरस्को, हैप्पी बर्थडे मिस्टर ऑलराउंडर। शिवाय ने आर्या की तरफ देखा और आईब्रो उचकाकर बोला, अंडरस्को, बड़ी जल्दी याद आ गया तुम्हें कि मुझे बर्थडे विश भी करना है। आर्या थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, अंडरस्को, मुझे नहीं पता था आज आपका बर्थडे है। शिवाय ने भी मुस्कुराकर आर्या की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहा, अंडरस्को, अब तो पता चल गया ना मेरा बर्थडे है। चलो मेरा बर्थडे गिफ्ट दो। आर्या एक बार शिवाय को देखती और एक बार शिवाय के हाथ को। शिवाय भी उंगलियों से उसे बर्थडे गिफ्ट देने का इशारा कर रहा था। आर्या ने उदास भरी आवाज में कहा, अंडरस्को, मिस्टर ऑलराउंडर, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अभी आपको क्या दूं? मुझे पहले से पता होता तो मैं आपके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर आती। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, अंडरस्को, मजाक कर रहा था, वैसे भी मेरे पास सब कुछ है, जो तुम मुझे दोगी वो मैं खरीद सकता हूँ। तुम मुझे अगर देना चाहती हो तो कुछ ऐसा दो जो मैं खरीद नहीं सकता। आर्या शिवाय की आंखों में देख रही थी, फिर वो झटाक से बोली, अंडरस्को, क्या आप मेरे साथ डेट पर चलेंगे? ये सुनते ही शिवाय तो सुन्न हो गया। वो बस आर्या को ही देखे जा रहा था। वही आर्या की दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसे अब शिवाय की नजरों से डर लग रहा था। वो मन ही मन खुद से कह रही थी कि शायद उसने गलत वक्त पर शिवाय से डेट के लिए पूछ लिया। वही शिवाय को तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आर्या ने सच में हिम्मत करके अपने दिल की बात बोल दी। आर्या शिवाय की तरफ देख रही थी ताकि वो उसे जवाब दे। धीरे धीरे आर्या की आंखों में पानी आने लगा। वही शिवाय भी आर्या को ही देख रहा था। आर्या को अब लगने लगा कि उसे शिवाय से डेट के लिए नहीं पूछनी चाहिए था। वही शिवाय ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अंडरस्को, छुई मुई, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। आर्या की आंखों में जो पानी था वो बह गया और उसने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ गई और आर्या का रोना छूट गया।
आर्या के रोने से शिवाय को और ज्यादा हंसी आ गई और उसने आर्या को अपनी बाहों में भर लिया। वहीं आर्या शिवाय के सीने से लगी हुई रो रही थी। शिवाय आर्या के बालों को सहलाता हुआ बोला, अंडस्को अब रो क्यों रही हो छुई मुई। शिवाय की बात सुनकर आर्या शिवाय से थोड़ा सा दूर हुई। उसने अपने आंसू पूछे और शिवाय को देखकर बोली, अंडस्को मिस्टर ऑलराउंडर आप मुझे प्यार नहीं करते ना। शिवाय ने फिर से आर्या को अपने सीने से लगाकर कहा, अंडस्को तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, हो सकता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से प्यार करता हूँ। आर्या को शिवाय की बातें समझ नहीं आ रही थी। उसने फिर से शिवाय का चेहरा देखा और सुबकते हुए बोली, अंडस्को मैं कुछ समझी नहीं। शिवाय ने आर्या के माथे को चूमकर कहा, अंडस्को तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है, बस ये बताओ तुमने अपने दिल की बात बोलने में इतना टाइम क्यों लगा दिया। आर्या को फिर से रोना आ गया। उसके इमोशन उसके कंट्रोल से बाहर हो गए थे। इस वक्त बस वो जी भरकर शिवाय को गले लगाकर रोना चाहती थी। शिवाय भी आर्या के जज्बातों की कदर करता था, इसलिए उसने भी आर्या को खुद से दूर नहीं किया। करीब 10 मिनट रोने के बाद आर्या ने शिवाय को देखा और सुबकते हुए बोली, अंडस्को आई लव यू मिस्टर ऑलराउंडर। शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने झुककर आर्या के माथे को चूमकर कहा, अंडस्को आई लव यू टू शिवाय की छुई मुही। आर्या ने फिर से शिवाय के सीने पर अपना सिर रख लिया और अपने हाथ शिवाय के कमर पर लपेट दिए। वहीं शिवाय ने भी आर्या को कसकर गले लगाया हुआ था। दोनों के बीच फिर से खामोशी ने अपनी जगह बना ली। दोनों कुछ बोल नहीं रहे थे। आर्या का सुबकना बंद नहीं हो रहा था। वहीं शिवाय के चेहरे की मुस्कुराहट आज जा ही नहीं रही थी। आज शिवाय को सच में उसके बर्थडे का सबसे कीमती गिफ्ट मिला था, जो आर्या ने उसे दिया था। थोड़ी देर बाद शिवाय आर्या को बाहों में भरकर स्विमिंग पूल के पास ही लेट गया। वहीं आर्या ने भी शिवाय को कसकर पकड़ हुआ था। शिवाय थोड़ा सा आगे की तरफ झुका और आर्या के चेहरे पर आए हुए बालों को एक तरफ करके बोला, अंडस्को ए छुई मुई बहुत हो गया, चलो मेरा बर्थडे गिफ्ट दो। आर्या हैरानी से शिवाय को देख रही थी। उसकी बातों का मतलब निकालने की कोशिश कर रही थी और तभी शिवाय ने आर्या के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे एक मीठी सी किस में बदल दिया। एक किस के बाद शिवाय ने आर्या को फिर से अपनी बाहों में भर लिया और आर्या ने भी अपना सिर शिवाय के कंधे पर रख दिया। आर्या धीरे से बोली, अंडस्को मिस्टर ऑलराउंडर पापा हमारी शादी के लिए मान तो जाएंगे ना। शिवाय के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। वो आर्या को कैसे बताता कि उसकी और आर्या की शादी तो बहुत पहले हो चुकी है, वो भी एक बार नहीं 2 बार, और आर्या अभी उसकी और शादी को लेकर टेंशन में है। शिवाय अपनी बाहें मजबूत करते हुए बोला, अंडस्को तुम फिक्र मत करो, हमारी शादी में कोई अड़चन नहीं होगी, तुम्हारे पापा मान जाएंगे। आर्या ने अपना चेहरा उठाकर शिवाय को देखा और बोली, अंडस्को और नहीं माने तो फिर क्या होगा। शिवाय ने फिर से आर्या के माथे को चूमकर कहा, अंडस्को इस छोटे से दिमाग पर इतना जोर मत डालो, मैं कह रहा हूँ ना कोई हमारे रिश्ते के बीच में नहीं आएगा, ना तुम्हारे पापा ना चाचू, कोई भी नहीं। तुम तो पहले एपिसोड से ही मेरी थी और आखिरी एपिसोड तक मेरी ही रहोगी। आर्या तो शिवाय के कॉन्फिडेंस को देख रही थी। शिवाय को तो बिल्कुल टेंशन नहीं थी। वहीं आर्या ये सोच सोचकर परेशान थी कि पता नहीं उसके पापा एक बॉडीगार्ड से उसकी शादी करेंगे भी या नहीं। CH 293 शिवाय का पेशेंस। शिवाय ने फिर से आर्या के माथे को चूमकर कहा, अंडस्को इस छोटे से दिमाग पर इतना जोर मत डालो, मैं कह रहा हूँ ना कोई हमारे रिश्ते के बीच में नहीं आएगा, ना तुम्हारे पापा ना चाचू, कोई भी नहीं। तुम तो पहले एपिसोड से ही मेरी थी और आखिरी एपिसोड तक मेरी ही रहोगी। आर्या तो शिवाय के कॉन्फिडेंस को देख रही थी। शिवाय को तो बिल्कुल टेंशन नहीं थी। वहीं आर्या ये सोच सोचकर परेशान थी कि पता नहीं उसके पापा एक बॉडीगार्ड से उसकी शादी करेंगे भी या नहीं। अब आगे। शिवाय आज सच में बहुत खुश था। शिवाय ने ना जाने कितनी बार आर्या के बालों को छू लिया था, ना जाने कितनी बार आर्या को कसकर अपने गले लगा लिया था। शिवाय इस लम्हे को जीना चाहता था। उसका बस चलता है तो वह इस लम्हे को कैद कर लेता। उसकी जिंदगी के खूबसूरत लम्हों में से एक लम्हा ये भी था जब आर्या ने अपने दिल की बात छुई मुई से कही थी। शिवाय इसलिए भी खुश था कि आर्या ने उसकी पोजीशन से नहीं उससे प्यार किया था। आर्या को अभी तक समझ नहीं आया कि शिवाय रघुवंशी मेंशन का बेटा है। आर्या ने सच में सिर्फ शिवाय से प्यार किया था, उसके रुतबे से नहीं। और यही सारी बातें सोच सोचकर शिवाय के चेहरे की मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। थोड़ी देर में शिवाय ने महसूस किया कि आर्या उसके सीने पर सिर रखकर सो चुकी है। आर्या की गर्म सांसें शिवाय के सीने पर पड़ रही थी। शिवाय ने एक बार फिर आर्या को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। शिवाय ने फिर आर्या को करवट लेकर वहीं लेटा दिया और फिर उसे गोद में उठा लिया।
शिवाय आर्या को लेकर मेंशन के अंदर आ गया। आर्या गहरी नींद में थी, उसे महसूस ही नहीं हुआ कि शिवाय ने उसे गोद में उठा लिया। वैसे भी आर्या अभी थोड़ी बहुत मेडिसिन खाती थी, जिस वजह से वह गहरी नींद में चली जाती थी। शिवाय आर्या को लेकर अपने बेडरूम में आ गया। इस एक्सीडेंट के बाद आर्या पहली बार अपने बेडरूम में आई थी, वो भी नहीं नींद की हालत में। आर्या को तो कुछ भी याद नहीं था, वही शिवाय वो कुछ भी नहीं बोला था, उसे सब कुछ याद था। शिवाय ने आर्या को बड़े प्यार से बेड पर लेटा दिया, फिर उसे ब्लैंकेट से कवर करके उसके माथे को चूम लिया। शिवाय आज बहुत खुश था, फाइनली उसकी आर्या उसके पास जो थी। शिवाय आर्या के पास लेट गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी, वो भी आर्या को ही निहार रहा था। फिर उसने आर्या की कमर पर हाथ डालकर खुद से चिपका लिया। शिवाय भी नींद की आगोश में चला गया। आज की रात भी बीत गई, लेकिन आज की रात शिवाय के लिए जितनी दर्द भरी थी, उतनी ही सुकून भरी भी थी। शिवाय ने जितना इंतजार आर्या का किया था, उसे उस इंतजार का फल मिल गया था। अगली सुबह आर्या की जब आंख खुली तो उसने खुद को शिवाय की बाहों में पाया। आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वो शिवाय को ही देखती रही। आर्या ने हल्का सा हाथ बढ़ाकर शिवाय की माथे पर आए हुए बालों को हटा दिया, लेकिन तभी उसने याद आया कि वो रघुवंशी मेंशन में है। उसने इधर उधर नजर घुमाकर देखा तो वहां शिवाय की फोटो थी। आर्या को अब महसूस हो गया कि वो पूरी रात शिवाय के कमरे में सोई थी। दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आया कि कल रात वो शिवाय की बाजू पर सिर रखकर स्विमिंग पूल के पास ही सो गई थी। आर्या झटके से शिवाय को खुद से दूर करने लगी तो शिवाय की आंख खुल गई। आर्या को ऐसे करता हुआ देख शिवाय ने कहा, अंडस्को क्या हुआ, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? आर्या जल्दी से बद से उठ गई और बोली, अंडस्को मिस्टर ऑलराउंडर, आपके अंदर थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं? किसी ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो कितना गलत समझेगा। मैं पूरी रात आपके कमरे में रही, मेरे मम्मी पापा को पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख पहुंचेगा, और ये सब आपकी वजह से हुआ। आप मुझे जगा सकते थे लेकिन नहीं, आप तो मुझे उठाकर अपने कमरे में ले आए। शिवाय तो हैरानी से आर्या को देख रहा था। कभी कभी तो शिवाय को खुद पर बहुत गुस्सा आता था कि उसने ऐसी बेवकूफ लड़की से प्यार क्यों किया। प्यार तो किया ही किया, उससे शादी की, वह भी एक बार नहीं 2 बार। शिवाय आर्या की दिमाग की हालत को समझता था, इसीलिए उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और बड़े प्यार से कहा, अंडस्को अरे हमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुम सो गई, मैं तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया, इसमें इतना रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं कमरे से बाहर चला जाता हूँ, तुम आराम से फ्रेश होकर आ जाना। आर्या बोली, अंडस्को अच्छा, और जब मेरे मम्मी पापा पूछेंगे कि मैं इस कमरे में क्या कर रही थी तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? शिवाय ने आर्या को देखा और मन ही मन दांत पिसता हुआ बोला, अंडस्को बेवकूफ लड़की, तुम्हें कब अकल आएगी? पता नहीं मेरी लव स्टोरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। मैं जितना इसे आसान बनाने की कोशिश करता हूँ ये उतनी ही उलझती जाती है। पता नहीं इसे कब सब कुछ याद आएगी और कब मेरी जिंदगी आसान होगी। लेकिन ये राइटर मोनिका है ना, मुझे नहीं लगता ये इतनी आसानी से मुझे और आर्या को मिलवाएगी। आर्या से ज्यादा तो मोनिका ने मेरा खून पी रखा है। शिवाय ने फिर आर्या को देखा जो डरी सहमी नजरों से शिवाय को ही देख रही थी, इस उम्मीद में कि शायद उसका ऑलराउंडर उसके लिए कोई सॉल्यूशन निकालेगा। शिवाय ने आर्या की नजरों को भागते हुए कहा, अंडस्को अच्छा चलो मैं तुम्हें वीरा के कमरे में छोड़ देता हूँ। आर्या ने अब एक राहत की सांस ली और वो बोली, अंडस्को हाँ ठीक है मिस्टर ऑलराउंडर, मुझे वीरा के पास छोड़ आइए, लेकिन प्लीज ऐसे छोड़कर आना कि कोई देखे ना। शिवाय बेड से उतरा और आर्या के पास गया। उसने आर्या को झटके से गोद में उठा लिया। आर्या तो हैरानी से शिवाय को देख रही थी। शिवाय बोला, अंडस्को छुई मुई आंखें बंद कर लो, फिर तुम्हें कोई नहीं दिखेगा। शिवाय की ऐसी बात पर आर्या ने गुस्से में एक पंच बनाकर शिवाय के सीने पर मारा और बोली, अंडस्को मिस्टर ऑलराउंडर मजाक मत कीजिए। शिवाय बोला, अंडस्को मजाक नहीं कर रहा हूँ, आंखें बंद करो। तुम आंखें बंद करोगी तो ना तुम किसी को देखोगी और ना मैं तुम्हें किसी को देखने दूंगा। चलो अब अच्छी बच्ची की तरह के बंद कर लो। आर्या को शिवाय की बात बड़ी उटपटांग लग रही थी, लेकिन फिर भी उसका दिल कहता था कि वह शिवाय की बात माने, और उसने ये बात भी मान ली और अपनी आंखें बंद कर ली। शिवाय आर्या को लेकर अपने कमरे से बाहर आया तो सामने हर्षवर्धन खड़ा था। शिवाय ने आंखों से ही हर्षवर्धन को चुप रहने का इशारा किया और हर्षवर्धन ने कुछ नहीं कहा और शिवाय हर्षवर्धन के पास से आर्या को लेकर चला गया। शिवाय थोड़ा और आगे गया तो सामने पैंथर अंगड़ाई तोड़ रहा था। पैंथर ने हैरानी से पूछा, अंडस्को कि वो आर्या को लेकर कहाँ जा रहा है?
शिवाय ने उसे भी आंखों आंखों में चुप रहने का इशारा किया और फिर आगे बढ़ गया। शिवाय थोड़ा और आगे गया तो दृष्टि कमरे से निकल रही थी। दृष्टि ने शिवाय की गोद में आर्या को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने ना में गर्दन हिलाई और उसने भी इशारों में पूछा, अंडस्को, कि इसे लेकर कहाँ जा रहा है। शिवाय ने उसे भी आंखों आंखों में चुप रहने का इशारा किया और फिर दृष्टि के पास से होता हुआ वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद शिवाय आर्या को लेकर वीरा के कमरे में आया। वीरा भी मिरर के सामने खड़ी हुई तैयार हो रही थी। वीरा ने आर्या को देखा तो इशारों में पूछा, अंडस्को, क्या हुआ। शिवाय ने उसे भी शांत रहने का इशारा किया और आर्या को चुपचाप बेड पर लेटा दिया। आर्या ने शिवाय के कॉलर पकड़ लिए और धीरे से बोली, अंडस्को, मिस्टर ऑलराउंडर, अब मैं आंखें खोल लूं। शिवाय ने वीरा को देखा और बाथरूम में जाने का इशारा किया। वीरा जल्दी से बाथरूम में चली गई। शिवाय ने फिर आर्या से कहा, अंडस्को, हाँ, छुई मुई आंखें खोलो। आर्या ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि वो दूसरे कमरे में है। फिर वो बैठकर बोली, अंडस्को, मुझे किसी ने देखा तो नहीं। शिवाय ने हल्का सा मुस्कुराकर ना में गर्दन हिला दी और बोला, अंडस्को, किसी की हिम्मत है जो तुम्हें देख ले। मैं तुम्हें चुपचाप लेकर आ गया, किसी ने कुछ नहीं देखा। अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है। शिवाय जैसे ही बेड से उठकर जाने लगा, आर्या ने उसकी कलाई पकड़ ली। शिवाय बोला, अंडस्को, अब क्या हुआ छुई मुई। आर्या ने कहा, अंडस्को, वीरा कहाँ है। शिवाय बोला, अंडस्को, शायद वॉशरूम में होगी। आर्या ने फिर धीरे से कहा, अंडस्को, मिस्टर ऑलराउंडर, आप मेरे साथ बाहर जाएंगे ना। शिवाय आर्या के थोड़ा सा करीब गया। उसने आर्या के माथे को चूमकर कहा, अंडस्को, हाँ, जाऊंगा, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं तुम्हें कॉलेज से पिकअप करने आ जाऊंगा। फिर जहां तुम कहोगी वहां टाइम स्पेंड करेंगे। शिवाय की बात सुनकर आर्या के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई और शिवाय वहां से चला गया। शिवाय जैसे ही कमरे से बाहर आया, हर्षवर्धन, पेंथर और दृष्टि तीनों ही शिवाय को देख रहे थे। शिवाय ने तीनों को देखकर कहा, अंडस्को, सुबह सुबह कुछ काम नहीं है। तीनों ने ना में एक गर्दन हिला दी। तीनों के ऐसा करने से शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिवाय जाने लगा तो दृष्टि ने शिवाय की कलाई पकड़कर पूछा, अंडस्को, देवर जी, बता तो दीजिए आखिर मेरी बहन के साथ कौन सा गेम खेला जा रहा है। शिवाय ने कहा, अंडस्को, भाभी जी, आपकी बहन दुनिया की सबसे बेवकूफ लड़की है और मुझे देखो, दुनिया का सबसे हैंडसम डैशिंग माइंडेड बंदे को दुनिया की सबसे बेवकूफ लड़की से प्यार हो गया। मैं उसके साथ कोई गेम नहीं खेलता, बल्कि वह मेरा रोज बेवकूफ बनाती है और मैं खुशी खुशी बन भी जाता हूँ। दृष्टि ने गुस्से में शिवाय को उंगली दिखाकर कहा, अंडस्को, शिवाय भैया, मेरी बहन के बारे में तमीज से बात किया करो। मैं अपनी बहन के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुनूंगी, समझे। शिवाय ने कहा, अंडस्को, हो, अभी तो आप और आपकी बहन इस घर में आई भी नहीं हो और अभी से मुझे वार्निंग देने लगी। जब दोनों बहन यहाँ आ जाओगी तो मुझे लगता है हम दोनों भाइयों का जीना हराम हो जाएगा। दृष्टि को शिवाय की बात बुरी लग गई तो उसने हर्षवर्धन से शिवाय की शिकायत करते हुए कहा, अंडस्को, सुना चाचू अपनी भाभी से कैसे बात करता है। हर्षवर्धन ने शिवाय को डांटते हुए कहा, अंडस्को, शिवाय, ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का। शिवाय बोला, अंडस्को, चाचू, वह मेरी साली भी है और मैं अपनी साली से मजाक भी नहीं कर सकता, हद हो गई यार। पेंथर ने कहा, अंडस्को, अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ आर्या को ऐसे लेकर क्यों जा रहे थे। शिवाय ने एक गहरी सांस ली और बोला, अंडस्को, उसे कुछ याद तो है नहीं, हर पल उसे डर लगा रहता है कि कोई उसे मेरे साथ देख लेगा तो गलत समझेगा, उसके पापा की बेइज्जती हो जाएगी, उसके पापा उसकी शादी मुझसे करेंगे नहीं, पता नहीं क्या क्या दिमाग में सोचती रहती है और मैं उसकी बातों को कवर करता रहता हूँ। शिवाय की बात सुनकर सब हंसने लगे। शिवाय ने फिर सबको धीरे से हंसने का इशारा किया और बोला, अंडस्को, शांत हो जाओ, उसने सुन लिया तो फिर से कुछ उल्टा सीधा सोचने लगेगी। मैं तो उसकी बातों को ठीक करता करता परेशान हो गया, पता नहीं उसे कब सब कुछ याद आएगा और कब वो परमानेंट इस घर में आ जाएगी। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने लगे। पूरी रघुवंशी फैमिली और रजावत फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। वही शिवाय और आर्या के चेहरे के मुस्कुराहट बता रही थी कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। आर्या तो फिर भी अपनी मासूमियत के चलते शिवाय के साथ अपने प्रेजेंट को जी रही थी, लेकिन शिवाय, उसने तो अपना पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट हर जगह आर्या को ही इमेजिन किया था। आर्या तो जानती भी नहीं थी कि शिवाय उसे दिल की कितनी गहराइयों से प्यार करता है। आर्या को पता भी नहीं था कि वह सांस ले रही है तो शिवाय की वजह से, वह ठीक है तो शिवाय की वजह से,
उसकी जिंदगी नॉर्मल हुई है तो शिवाय की वजह से, उसे ये जिंदगी शिवाय ने दी है, वरना आर्या तो एक नॉर्मल जिंदगी कभी जी ही नहीं पाती। आर्या नाश्ता तो कर रही थी, लेकिन उसका एक हाथ मोबाइल पर था। उसने शिवाय को मैसेज करके कहा, मिस्टर ऑलराउंडर पापा से मेरी शादी की बात कब करोगे? मुझे अब हमेशा के लिए आपके पास आना। शिवाय ने आर्या के मैसेज को रीड किया तो उसके चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान आ गई। उसने पूछा, और शादी के बाद यहाँ आकर क्या करोगी? आर्या शिवाय की शरारत समझ नहीं पाई और उसने टाइप किया, शादी के बाद जो करते हैं वही करूंगी। शिवाय ने पूछा, वही तो पूछ रहा हूँ, शादी के बाद यहाँ आकर क्या करोगी? आर्या को अब भी शिवाय का सवाल समझ नहीं आया। आर्या ने अपनी मासूमियत के चलते कहा, क्या करूंगी मतलब शादी के बाद क्या करते हैं वही करूंगी। शिवाय को आर्या को छेड़ने में मजा आने लगा। शिवाय ने कहा, हाँ यही तो पूछ रहा हूँ, शादी के बाद क्या करते हैं? मुझे नहीं पता शादी के बाद क्या करते हैं। तुम्हें पता है तो तुम बता दो। तुम मुझे बता दोगी तो मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। तो बताओ शादी के बाद क्या करते हैं? CH 294 शिवाय की नौटंकी। आर्या को अब भी शिवाय का सवाल समझ नहीं आया। आर्या ने अपनी मासूमियत के चलते कहा, क्या करूंगी मतलब शादी के बाद क्या करते हैं वही करूंगी। शिवाय को आर्या को छेड़ने में मजा आने लगा। शिवाय ने कहा, हाँ यही तो पूछ रहा हूँ, शादी के बाद क्या करते हैं? मुझे नहीं पता शादी के बाद क्या करते हैं। तुम्हें पता है तो तुम बता दो। तुम मुझे बता दोगी तो मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। तो बताओ शादी के बाद क्या करते हैं? अब आगे। आर्या को अब भी शिवाय की बात समझ नहीं आ रही थी। फिर उसने मुस्कुराते हुए टाइप किया, करते क्या है, मैं भी सुबह उठकर जॉर्जेट की खुले पल्ले की साड़ी पहनूंगी, आपको गीले बालों से जगाऊंगी, फिर आपके लिए चाय लेकर आऊंगी, फिर आप बहुत प्यार से चाय पिएंगे, फिर मैं घर के मंदिर में दिया जलाऊंगी, फिर हम दोनों मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे। शिवाय आर्या का मैसेज पढ़ते हुए अंदर ही अंदर गुस्से में बोला, छुई मुई तू तो रहने दे शादी करने के लिए, मुझे भी कैसी पागल से प्यार हो गया, पता नहीं मेरा इंतजार कब खत्म होगा। तभी शिवाय के कानों में हल्की हल्की हंसी की आवाज आने लगी। शिवाय ने अपनी नजरें मोबाइल से हटाए और बराबर में देखा तो दिव्यांश भी शिवाय के मोबाइल में नजर गड़ाए बैठा हुआ था और अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। शिवाय ने फोन की स्क्रीन लॉक की और गुस्से में दिव्यांश को देखने लगा। दिव्यांश ने मुस्कुराकर धीरे से शिवाय के कान में कहा, वैसे कटोरा लेकर तो तुझे भी रजावत हाउस के बाहर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि हो तो तेरा भी कुछ नहीं सकता। शिवाय गुस्से में दिव्यांश को देख रहा था। फिर उसने भी दांत पीसते हुए कहा, दिव्यांश तुझे पता है, तुझे माँ सच में अनाथ आश्रम से लेकर आई थी। ये सुनते ही दिव्यांश को हंसी आ गई। फिर भी उसने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, आज इस बात का मुझ पर असर नहीं होगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आर्या जाने अनजाने तेरी भी बैंड बजा रही है। कितनी मासूम है मेरी साली, नजर न लग जाए मेरी साली को। शिवाय ने कहा, तेरी साली ने ना मेरी पूरी वोट लगा कर रखी हुई है। दोनों भाई डाइनिंग टेबल पर बात कर रहे थे। वहीं हर्षवर्धन अपने दोनों भतीजे को देख रहा था। हर्षवर्धन के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। जब जब वो शिवाय और दिव्यांश को ऐसे बात करते हुए देखता था तो उसे सुकून मिलता था, वरना ज्यादातर तो वो दोनों एक दूसरे का सिर फोड़ने में ही लगे रहते थे। थोड़ी देर बाद वरदान नाश्ता करके डाइनिंग टेबल से उठा और हर्षवर्धन की तरफ देखकर बोला, अच्छा हर्षवर्धन साहब, अब इजाजत दीजिए। कल आपके कहने से हम रुक गए थे, लेकिन अब तो आप जानते हैं मुझे भी अपना बिजनेस देखना है। हर्षवर्धन ने वरदान को इजाजत दे दी, लेकिन दिव्यांश का चेहरा उतर गया, क्योंकि दृष्टि आज उसके पास से चली जाएगी। कल रात भी दृष्टि दिव्यांश के कमरे में नहीं रुकी। देखते ही देखते रजावत फैमिली रघुवंशी मेंशन से चली गई। दिव्यांश और शिवाय दोनों ही दृष्टि और आर्या को जाते हुए देख रहे थे। दोनों के पास उन्हें रोकने का कोई रीजन नहीं था। दिव्यांश तो फिर भी दृष्टि को कल लेकर आ जाता, लेकिन शिवाय उसे तो अभी और इंतजार करना था। उसका इंतजार कहाँ खत्म होगा उसे भी नहीं पता था। रघुवंशी इंडस्ट्रीज। हर्षवर्धन अपने भतीजे के साथ एक मीटिंग में बैठा हुआ था। करीब 1 घंटे बाद मीटिंग खत्म हो गई। सब अपने अपने केबिन में चले गए, लेकिन शिवाय वहीं बैठ रहा। हर्षवर्धन ने शिवाय को देखकर कहा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? कुछ काम था। शिवाय ने कहा, हाँ चाचू, मैं बहुत बड़ा मॉडलिंग कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ,
इंडिया की टॉप मॉडल उसमें पार्टिसिपेट करेगी, नैना कपूर भी उसमें पार्टिसिपेट करेगी और उसे हिना बाजवा बीट करेगी। हर्षवर्धन ने कहा, और तुम्हें लगता है कि नैना कपूर इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगी? उसके पास दुनिया भर का पैसा है, वो इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। शिवाय ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, करेगी चाचू, उसे करना ही पड़ेगा। प्राइस मनी करोड़, 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 5 अरब होगी, और 5 अरब को देखकर तो हर किसी के मुंह में पानी आ जाएगा। तो नैना कपूर तो चीज ही क्या है। हर्षवर्धन ने शिवाय की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, दिमाग खराब हो गया तेरा? तो प्राइस मनी 5 अरब रखेगा? इतना बजट नहीं है हमारी कंपनी का कि हम नैना कपूर को हराने के लिए इतना बड़ा लॉस झेले। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, क्या चाचू आप भी जब से शादी हुई है दिमाग से काम लेना बंद कर दिया है क्या? ये सुनते ही हर्षवर्धन ने एक चांटा शिवाय के गाल पर लगाया। शिवाय का चेहरा एक तरफ हो गया। शिवाय ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर हर्षवर्धन को देखा और बोला, चाचू आपको नहीं लगता कि आपके हाथ पर कुछ ज्यादा ही चलते हैं? मतलब आपको अच्छी बीवी मिल गई, इसका मतलब ये है कि आप जब मन में आएगा तब अपने हाथ से सेक लोगे। हर्षवर्धन ने कहा, तो तू अपनी जुबान पर कंट्रोल किया कर, उल्टी सीधी बातें क्यों करता है? शिवाय ने कहा, उल्टी सीधी बातें कहाँ कर रहा हूँ? सही तो कह रहा हूँ, आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। ये कॉन्टेस्ट हम रखेंगे, प्राइस मनी भी 5 अरब होगी और ये कॉन्टेस्ट हिना बाजवा ही जीतेगी। घर का पैसा घर में ही रहेगा। हमें तो बस दुनिया के सामने नैना कपूर को हराना है, उसकी इंसल्ट करनी है, जो इस कॉन्टेस्ट के जरिए हम कर देंगे। हर्षवर्धन ने शिवाय को समझाते हुए कहा, देखो शिवाय, बहुत मुश्किल से हम सब एक हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि बदले के चक्कर में हमारा ही नुकसान हो जाए। मुझे कोई बदला नहीं लेना। नैना कपूर इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं कि उसके लिए हम इतना सब कुछ करें। माफ कर देना नैना कपूर को, वैसे भी उसके अंदर दिमाग कम है और कहते हैं कि ऐसी औरतों से उलझना नहीं चाहिए। शिवाय ने आईब्रो उचकाकर कहा, चाचू आप नैना कपूर को हर बार छोड़ देते हो, तभी उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई। आप कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं। सच्चाई मुझे पता है। अगर आपको सच्चाई बता दूंगा तो अभी के अभी आप जाकर नैना कपूर को जान से मार आएंगे। हर्षवर्धन चेयर से खड़ा हो गया और उसने जेब में हाथ डालकर कहा, तो सच्चाई मुझे बताओ। अगर आज नैना कपूर का आखिरी दिन होगा तो वही सही। मैं चाहूँ तो नैना कपूर को कभी भी मार सकता हूँ, लेकिन मेरे संस्कार मुझे ऐसा करने से रोकते हैं। तभी वो जिंदा है, वरना कब की मर गई होती। शिवाय ने कहा, इसीलिए तो मैं आपको सच्चाई नहीं बताता। दुश्मन को एक झटके से नहीं मारना चाहिए, तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए। मैं पहले नैना कपूर की पोजीशन छीनूंगा, उसके बाद उसे फाइनेंशियली वीक करूंगा, उसके बाद ही उसे मौत के दरवाजे तक लेकर जाऊंगा। हर्षवर्धन ने एक गहरी सांस लेकर कहा, शिवाय सोच ले कि क्या सच में नैना कपूर को इस हद तक तोड़ना सही होगा? चाहे कुछ भी हो, वो एक औरत है और हम एक औरत के साथ ये सब करते हुए अच्छे नहीं लगते। शिवाय अपनी ही फॉर्म में आ गया। वो भी चेयर से खड़ा हो गया। उसने भी अपने दोनों हाथ जेब में डाले और बिल्कुल हर्षवर्धन की तरह खड़ा होकर एटीट्यूड में बोला, आपको पता है चाचू, गलती एक बार माफ की जाती है, 2 बार माफ की जाती है, लेकिन तीसरी बार की गलती दंड का भागीदारी हो जाती है। अगर हमने नैना कपूर को दंड नहीं दिया तो वो गलतियां दोहराती रहेगी। इस बार मैं नैना को गलती दोहराने की लायक नहीं छोड़ूंगा। हर्षवर्धन को शिवाय की बातें सही लगने लगी। आखिर हर्षवर्धन ने कितनी बार नैना कपूर को माफ किया था, लेकिन नैना कपूर हर बार हद पार कर रही थी। अगर हर्षवर्धन को पता चल जाता कि नैना कपूर ने हीर को जहर दिया था, तो सच में हर्षवर्धन अब तक नैना कपूर को मार चुका होता। पर शायद यही रीजन था शिवाय ने कभी हर्षवर्धन को सच्चाई नहीं बताई। थोड़ी देर बाद कॉन्फ्रेंस रूम का गेट खुला। सामने दिव्यांश खड़ा था। दिव्यांश को देखकर हर्षवर्धन ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? दिव्यांश बोला, मुझे दृष्टि को लेने जाना है, तो मैं जा रहा हूँ। बाकी का पेंडिंग काम राजवीर देख लेगा या फिर ये आपका नालायक भतीजा। ये सुनते ही शिवाय के कान खड़े हो गए। शिवाय ने कहा, चाचू मुझे भी अपनी छुई मुई के साथ डेट पर जाना है। बड़ी मुश्किल से उसने अपने दिल की बात कही है और बहुत मुश्किल से मुझे डेट के लिए पूछा है। जाना तो मुझे भी है, बाकी का काम आप या राजवीर देख लेना। और तभी राजवीर भी केबिन में आता हुआ बोला, चाचू मैं आज जल्दी घर चला जाऊं। हर्षवर्धन ने राजवीर को हैरानी से देखा तो राजवीर अपनी सफाई में बोला,
अंडरस्कोर चाचू आप तो जानते ही है मेरा और रूही का रिश्ता कितनी मुश्किल से ठीक हुआ है, मुझे थोड़ा सा वक्त रूही को देना है और वैसे भी मुझे और रूही को बहुत इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना है, तो क्या मैं जल्दी चला जाऊं? हर्षवर्धन तीनों को देख रहा था। हर्षवर्धन ने सख्ती से कहा, अंडरस्कोर तुम तीनों चले जाओगे तो इस इंडस्ट्रीज को कौन संभालेगा? तीनों ने एक साथ हर्षवर्धन की तरफ उंगली दिखा दी। हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्कोर क्या बात है, कितने लायक भतीजे हैं मेरे। एक बात बताओ, तुम तीनों को ही अपने पार्टनर को लेकर बाहर जाना है, मुझे भी किसी के साथ डेट पर जाना है, तो बेहतर होगा कि तुम तीनों अपना अपना काम निपटा कर जाओ, क्योंकि मैं तो तुम तीनों का काम करूंगा नहीं। ये सुनते ही तीनों की आंखें हैरानी से फैल गई। ये पहली बार था जब हर्षवर्धन ने तीनों को जाने के लिए मना किया था। वही तीनों मुंह बनाकर हर्षवर्धन को देख रहे थे। शिवाय बोला, अंडरस्कोर चाचू यार मुझे जाने दो ना, आप तो जानते ही हो वैसे ही मेरी छुई मुई जरूरत से ज्यादा मासूम है, मुझे उसे बहुत सारी बातें बतानी है, धीरे धीरे उसे पास्ट भी याद दिलाना है, प्लीज चाचू मुझे जाने दो ना। इतना कहकर शिवाय तो अपनी नौटंकी पर उतर आया और उसने झटके से घुटनों के बल बैठकर हर्षवर्धन के सामने हाथ जोड़ लिए और बहुत मासूम सी शक्ल बना ली। शिवाय इस वक्त ऐसा लग रहा था कि कोई भी शिवाय को देख लेता तो मना नहीं करता। वही दिव्यांश तो आंखें फाड़े शिवाय को देख रहा था और उसकी चालकियां समझने की कोशिश भी कर रहा था। दिव्यांश भी नहीं रुका और जल्दी से बिल्कुल शिवाय के बराबर में शिवाय की तरह ही बैठकर हर्षवर्धन के सामने हाथ जोड़कर बोला, अंडरस्कोर चाचू मुझे भी जाने दो ना, इतनी मुश्किल से दृष्टि मानी है, आज उसे घर ले आऊंगा तो मेरी शादीशुदा जिंदगी सही सही चलने लगेगी, प्लीज चाचू मुझे जाने दो ना। देखो चाचू मैं तो आपका लायक बेटा हूँ ना, आप जो कहते हो मैं करता हूँ, प्लीज चाचू मेरी बात मान लो ना। राजवीर उन दोनों को देख रहा था और राजवीर चाचू के थोड़ा सा पास आया और बोला, अंडरस्कोर हाँ चाचू ये तो मुझे पता चल गया, अपने भतीजे अपने ही होते हैं, आप मुझे छुट्टी नहीं दोगे क्योंकि मैं तो बाहर वाला हूँ ना। ये दोनों तो हाथ जोड़कर बैठ गए, इन्हें तो आप छुट्टी दे दोगे और मैं बेबस खड़ा रहूंगा, सारा काम तो मुझे करना होगा। कहते हुए राजवीर भी बड़ा मासूम बनने की कोशिश कर रहा था। वही हर्षवर्धन तो तीनों को आंखें फाड़े देख रहा था और मन ही मन कह रहा था, अंडरस्कोर खुद तो चले गए, इन गुंडों को मेरे पास छोड़ गए, एक से एक नौटंकी है, तीनों को छुट्टी दूं या ना दूं सारा काम मेरे ऊपर छोड़कर भाग जाएंगे। आखिरकार हर्षवर्धन ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, अंडरस्कोर हाँ जाओ तीनों, मैं काम कर लूंगा, क्योंकि तुम तीनों को तो वक्त चाहिए और मुझे वक्त नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो गधा हूं ना, काम भी कर लूंगा, तुम तीनों को संभाल भी लूंगा, जाओ जाओ इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए और मैं तुम तीनों को जाने ना दूं। ये बात कहते हुए हर्षवर्धन के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। आखिर हर्षवर्धन को भी तो वक्त चाहिए था। हर्षवर्धन तो कभी छुट्टी नहीं करता था, वो तो हमेशा काम ही करता रहता था। जब थोड़ा सा वक्त मिलता था तो हीर के पास चला जाता था। सबसे ज्यादा टेंशन बिजनेस की हर्षवर्धन को ही थी। शिवाय ने हर्षवर्धन का चेहरा देखा और बोला, अंडरस्कोर अरे चाचू आप तो बुरा मान गए, चलो मैं आपकी टेंशन दूर कर देता हूँ। इतना कहकर हर्षवर्धन ने राजवीर और दिव्यांश को वहां से चलने का इशारा किया। तीनों वहां से चले गए। वहीं हर्षवर्धन चेयर पर बैठ गया। थोड़ी देर तक हर्षवर्धन ऐसे ही बैठा रहा, फिर उसने लैपटॉप खोल दिया। तभी केबिन का गेट खुला, सामने हीर खड़ी थी। हर्षवर्धन की नजर जैसे हीर घर पर गई, उसे शिवाय की कही हुई बात याद आ गई। आपकी टेंशन का इंतजाम कर देते हैं। हर्षवर्धन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वही हीर केबिन के अंदर आ चुकी थी। दोनों अभी बात नहीं कर रहे थे। हीर धीरे धीरे हर्षवर्धन के पास गई और उसके चेयर के पीछे खड़ी होकर उसका सिर दबाने लगी। हर्षवर्धन ने अपनी आंखें बंद कर ली। हर्षवर्धन को इस वक्त बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। हीर भी मुस्कुराकर हर्षवर्धन के सिर को दबा रही थी, क्योंकि वो जानती थी उसके साहब सच में बहुत काम करते हैं। हीर ने हर्षवर्धन को हमेशा काम करते हुए ही देखा था। हर्षवर्धन हीर को बहुत कम वक्त देता था और हीर ने कभी हर्षवर्धन से इस बात के लिए शिकायत भी नहीं की, बल्कि वो हर्षवर्धन को बहुत अच्छे से समझती थी। क्या दिव्यांश दृष्टि को मेंशन वापस ले आएगा? कैसी होगी आर्या शिवाय की डेट? CH-295 सबकी हालत खराब। दोनों अभी बात नहीं कर रहे थे। हीर धीरे धीरे हर्षवर्धन के पास गई और उसके चेयर के पीछे खड़ी होकर उसका सिर दबाने लगी। हर्षवर्धन ने अपनी आंखें बंद कर ली। हर्षवर्धन को इस वक्त बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। हीर भी मुस्कुराकर हर्षवर्धन के सिर को दबा रही थी, क्योंकि वो जानती थी उसके साहब सच में बहुत काम करते हैं। हीर ने हर्षवर्धन को हमेशा काम करते हुए ही देखा था।
हर्षवर्धन हीर को बहुत कम वक्त देता था और हीर ने कभी हर्षवर्धन से इस बात के लिए शिकायत भी नहीं की, बल्कि वो हर्षवर्धन को बहुत अच्छे से समझती थी। अब आगे हीर हर्षवर्धन के सिर को दबाती रही और हर्षवर्धन को तो जैसे हीर के छूने से ही चैन मिल गया था। हर्षवर्धन ने फिर हीर की कलाई पकड़ी और उसे घुमाकर अपनी गोद में बैठा लिया। हीर ने भी अपना सिर हर्षवर्धन के सीने पर रख लिया। हर्षवर्धन ने अपनी पकड़ कसते हुए कहा, अंडस्को ओजी कमर कस लो, शिवाय अब बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाला है जिसमें तुम्हें जीतना है। हीर ने भी हर्षवर्धन के सीने पर उंगली चलाते हुए कहा, अंडस्को एजी आप साथ में हो तो मैं हर मुश्किल पड़ाव को पार कर जाऊंगी। हर्षवर्धन ने हीर का चेहरा थोड़ा सा ऊपर उठाया और उसके नाक पर हल्का सा किस करके कहा, अंडस्को तुम्हारे एजी तो हमेशा तुम्हारे साथ है। हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हीर ने अपना चेहरा हर्षवर्धन की गर्दन में छुपा लिया और बाहें कसते हुए कहा, अंडस्को मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ हो तो मुझे लगता है दुनिया मेरे साथ है। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांश अपने लग्जरी गाड़ी में बैठा हुआ था। दिव्यांश आज बहुत खुश था क्योंकि आज वो दृष्टि को परमानेंट रघुवंशी मेंशन ले आएगा। यही सोच सोच कर दिव्यांश की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। लेकिन तभी दिव्यांश के ड्राइवर ने ब्रेक मारी। दिव्यांश ने हैरानी से ड्राइवर से पूछा, अंडस्को क्या हुआ? ड्राइवर ने पीछे पलटकर कहा, अंडस्को पता नहीं सर, गाड़ी खुद ही रुक गई, मैं देखता हूँ। ड्राइवर गाड़ी से उतरकर बोनट खोलकर गाड़ी चेक करने लगा। दिव्यांश गाड़ी में बैठा हुआ अपनी फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था। 20 मिनट तक दिव्यांश ऐसे ही बैठा रहा। फिर उसे ड्राइवर पर गुस्सा आने लगा। वो गाड़ी से उतरा और उसने ड्राइवर को देखा जो अब भी बोनट में कुछ चेक कर रहा था। दिव्यांश ने कहा, अंडस्को क्या हुआ है? ड्राइवर ने दिव्यांश की तरफ देखकर कहा, अंडस्को पता नहीं सर, अपने आप ही गाड़ी बंद हो गई, पेट्रोल भी पूरा है, शायद खराब हो गई। दिव्यांश ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और बोला, अंडस्को तुम भी ना, खैर छोड़ो, मेरे लिए दूसरी गाड़ी का अरेंजमेंट करो। ड्राइवर अपनी जेब में से अपने फोन को निकालने लगा लेकिन उसका फोन ही नहीं मिला। ड्राइवर ने कहा, अंडस्को सॉरी सर, मेरा फोन नहीं मिल रहा है। दिव्यांश का मन हुआ कि वो गाड़ी में ही अपना सिर दे मारे और तभी उसने अपने पास से राजवीर की बुलेट गुजरती हुई देखी। दिव्यांश ने राजवीर से लिफ्ट मांगते हुए हाथ हिलाया और राजवीर ने भी अपनी बुलेट दिव्यांश के गाड़ी के पास रोकी। राजवीर ने अपना हेलमेट निकाल कर कहा, अंडस्को क्या हुआ? दिव्यांश ने कहा, अंडस्को यार राजवीर, आज दृष्टि को लेने जाना था और मेरी गाड़ी खराब हो गई, तू मुझे लिफ्ट दे दे। राजवीर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अंडस्को कहाँ तक लिफ्ट चाहिए? दिव्यांश ने अपने बालों में हाथ मारकर बड़े स्टाइल से कहा, अंडस्को रजावत हाउस तक दे दे। राजवीर ने भी बड़े स्टाइल के साथ कहा, अंडस्को रजावत हाउस यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, मैं कोई लिफ्ट नहीं देने वाला। इतना कहकर राजवीर अपना हेलमेट फिर से पहनने लगा, लेकिन तभी दिव्यांश मौके का फायदा उठाकर उसके पीछे बैठ गया और बोला, अंडस्को यार राजवीर मत करना ऐसे, दे देना, देख तू हमारा बहनोई है ना, और सबसे बड़ी बात तू हमारा सीनियर भी तो था। राजवीर इरिटेट हो गया। राजवीर ने कहा, अंडस्को दिव्यांश यार ऐसे मत कर, रजावत हाउस बहुत दूर है, मैं तुझे लिफ्ट नहीं दे सकता, उतर मेरी बाइक से, मुझे रूही के साथ बहुत जरूरी काम से जाना है, तू कैब बुक कर ले या फिर रघुवंशी इंडस्ट्री से दूसरी गाड़ी मंगवा ले, उतर जा यार। दिव्यांश आज बच्चा बन गया था। उसे तो दृष्टि और अपने बच्चे से मिलने की इतनी जल्दी थी कि वो तो सुपरमैन बनकर हवा में उड़कर ही उनसे मिलने चला जाता, पर क्या करता, उसके पास पावर नहीं थी। दिव्यांश ने कहा, अंडस्को यार सीनियर, तुझे थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए, तू तो रोज ही रूही से मिलता है, लेकिन मैं तो कितने दिनों बाद अपनी बीवी को घर लेकर आऊंगा, प्लीज राजवीर छोड़ देना। राजवीर भी पूरे तरीके से इरिटेट हो चुका था क्योंकि उसे रूही के साथ एक जमीन देखने जाना था, इसलिए वो जल्दी घर जा रहा था ताकि वो रूही के साथ टाइम भी बीता ले और अपने सपनों की उड़ान भी भर ले, लेकिन दिव्यांश उसे जाने ही नहीं दे रहा था। राजवीर कुछ बोलता उससे पहले ही दिव्यांश ने अपने पीछे किसी को बैठता हुआ महसूस किया। दिव्यांश ने पीछे पलटकर देखा तो वो कोई और नहीं शिवाय था। शिवाय ने भी बड़े नॉर्मल तरीके से राजवीर की बाजू पर हाथ मार कर कहा, अंडस्को हाँ चल राजवीर, जल्दी चल, मुझे सोना कैफे छोड़ दे, मेरी छुई मुई मेरा वही इंतजार कर रही है, बड़ी मुश्किल से उसने अपने दिल की बात मुझे कही है, अब एक और मिनट में उसे इंतजार नहीं करवाना चाहता। तुझे तो पता ही है उसे कुछ भी याद नहीं और मैं उसे कुछ याद दिलाना भी नहीं चाहता। मुझे ऐसे ही
बस ऐसे ही मुझे प्यार करती रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चलना सीनियर, जल्दी चल, मुझे जल्दी छोड़ दे। राजवीर का दिमाग का पूरे तरीके से खराब हो गया था। वो दांत पीसते हुए हल्का सा पलटा और बोला, अंडस्को, तुम दोनों का दिमाग खराब है या दिमाग है ही नहीं? यार मेरे पास बस एक बुलेट है, चाचू ने जो गाड़ी दी थी वो घर पर खड़ी है, लेकिन तुम दोनों के पास तो कितने सारे ऑप्शन है। इंडस्ट्री से गाड़ी मंगवा सकते हो, कैब बुक कर सकते हो, लेकिन फिर भी दोनों मेरी बुलेट के पीछे बैठे हो। और तभी शिवाय ने राजवीर की बात काटते हुए कहा, अंडस्को, यार राजवीर थोड़ा सा आगे हो ना, मुझे जगह कम मिल रही है। राजवीर भी थोड़ा सा खिसक गया था, लेकिन अगले ही पल वो पीछे की ओर खिसकते हुए बोला, अंडस्को, साले जगह नहीं मिल रही तो उतर जा, मेरी बुलेट पर कब्जा जमा कर क्यों बैठा है? लेकिन शिवाय मानने वाला नहीं था। वो और ज्यादा खिसकते हुए बोला, अंडस्को, यार दिव्यांश तू ही थोड़ा सा खिसक जा, मैं गिर जाऊंगा यार, हाथ पैर टूट जाएंगे, फिर अपनी छुई मुई से मिलने कैसे जाऊंगा, चल थोड़ा सा आगे खिसक जा। दिव्यांश भी थोड़ा सा आगे खिसक गया। वही राजवीर का तो मन कर रहा था अपने दोनों सालों को उठाकर पटक दे, लेकिन क्या कर सकता था, उन दोनों को पटक भी नहीं सकता था। राजवीर ने ना में गर्दन हिलाई और अपनी बाइक स्टार्ट करता हुआ बोला, अंडस्को, मैं तुम दोनों को वहां तक ही छोड़ूंगा जहां तक मेरे घर का मोड़ आता है, उसके बाद अपना अपना इंतजाम कर लेना, ना मैं किसी को रजावत हाउस छोड़ूंगा और ना ही सोना कैफे। दिव्यांश अपनी हंसी कंट्रोल करता हुआ बोला, अंडस्को, हाँ हाँ जीजू, चलो चलो यहाँ से तो निकलो। राजवीर अपना हेलमेट पहनता हुआ बोला, अंडस्को, ये जीजू कहकर मैं पटने वाला नहीं हूँ समझे। शिवाय बोला, अंडस्को, हाँ हाँ हम जानते हैं सीनियर, ऐसे पटने वाला होता तो पता नहीं कितनी लड़कियों को लेकर घूम रहा होता। राजवीर को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी बाइक चला रहा था और तभी 4 किलोमीटर बाइक चलने के बाद बाइक रुक गई। राजवीर बार बार अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा था, लेकिन उसकी बाइक चल ही नहीं रही थी और तभी दिव्यांश ने कहा, अंडस्को, क्या हुआ सीनियर, तेरी धन्नो चल क्यों नहीं रही? राजवीर ने दांत पीसते हुए कहा, अंडस्को, क्योंकि मेरी धन्नो ओवरलोड हो गई। शिवाय ने हल्का सा दिव्यांश के कान में धीरे से कहा, अंडस्को, मत छेड़ना सीनियर को वरना हमें यही छोड़ देगा, फिर हम इधर के रहेंगे ना उधर के, चुपचाप बैठा रह। मैं भी तो चुपचाप बैठा हूँ, लेकिन तुझे उंगली लगाने की कुछ ज्यादा ही आदत है। राजवीर बोला, अंडस्को, उतरो दोनों। राजवीर के कहने से दोनों उतर गए। राजवीर अपनी बाइक को उलट पलट कर देख रहा था और तभी उसने गुस्से में अपने दोनों साले को देखकर कहा, अंडस्को, सालो तुम्हारी वजह से मेरी बाइक खराब हो गई, अच्छा खासा जा रहा था लेकिन आ गए बीच में बिल्ली की तरह रास्ता काटने। अब मेरी हालत भी तुम दोनों जैसी हो गई है, अब चलो मेरी बाइक को धक्का लगाओ। दिव्यांश और शिवाय एक दूसरे का मुंह देखने लगे और तभी एक गाड़ी आकर उनके पास रुकी। शिवाय ने गाड़ी को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो गाड़ी शिवाय ने मंगाई थी। गाड़ी में से ड्राइवर निकला और बोला, अंडस्को, सर गाड़ी। शिवाय गाड़ी में बैठने लगा, लेकिन उससे पहले दिव्यांश गाड़ी में बैठ गया और ड्राइवर से बोला, अंडस्को, रजावत हाउस चलो। ड्राइवर गाड़ी में बैठता उससे पहले ही शिवाय बोला, अंडस्को, तू मेरा ड्राइवर है या इसका? ड्राइवर गाड़ी में बैठने से रुक गया। शिवाय ने फिर दिव्यांश की बाजू पकड़ी और उसे गाड़ी से बाहर निकालते हुए कहा, अंडस्को, अपना इंतजाम खुद करो समझे। इतना कहकर शिवाय गाड़ी के अंदर बैठ गया और ड्राइवर भी। वही राजवीर को दिव्यांश की हालत पर हंसी आ गई। दिव्यांश ने अपने ऊपर राजवीर को हंसते हुए देखा तो उसे गुस्सा आ गया और उसने एक लात शिवाय के गाड़ी की टायर पर मार दी। वही शिवाय गाड़ी में बैठता हुआ दिव्यांश को देख रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और तभी ड्राइवर ने पीछे पलट कर कहा, अंडस्को, सर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। ये सुनते ही शिवाय की बोएं तन गई और उसने ड्राइवर को थोड़ा सख्ती से कहा, अंडस्को, ठीक से स्टार्ट करो, हो जाएगी, मेरा मोए मोए मत कराओ, चलो यहाँ से। ड्राइवर ने एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट की और इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। देखते ही देखते शिवाय की गाड़ी वहां से चली गई और राजवीर और दिव्यांश एक दूसरे को देखते रह गए। राजवीर ने कहा, अंडस्को, चल मेरी बाइक को धक्का लगा दे। दिव्यांश के पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो राजवीर की बाइक को धक्का लगाने लगा और राजवीर अपने बाइक खींचता रहा। थोड़ी देर बाद बारिश आ गई। बारिश देखकर राजवीर और दिव्यांश दोनों ही चिढ़ गए। उन दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन करते भी क्या। वही दिव्यांश तो मन ही मन कह रहा था, अंडस्को, क्या हालत हो गई मेरी। मैं बाइक पर धक्का लगा रहा हूँ, इतनी बड़ी कंपनी संभालता हूँ और मैं बाइक पर धक्का लगा रहा हूँ, वो भी अपने जीजा की बाइक पर।
वही राजवीर ने मन ही मन कहा, अंडरस्को, दोनों साले पनौती थे, मेरी बाइक पर बैठे और मेरा भी काम खराब कर दिया। अब तो क्या ही रूही के साथ जमीन को देखने जाऊंगा, यहाँ बारिश में बाइक खींच रहा हूँ और ये बाइक ये भी अभी खराब होनी थी। दोनों बाइक खींचते हुए 1 किलोमीटर ही चले थे कि दोनों को हंसी आ गई। दोनों ही जोर जोर से हंसने लगे। राजवीर ने बाइक साइड में लगा दी क्योंकि उसे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। नॉर्मली राजवीर इतना हंसता नहीं था, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसकी हंसी कंट्रोल ही नहीं हुई। वही दिव्यांश, वो तो हंसता हंसता फुटपाथ पर ही बैठ गया। राजवीर और दिव्यांश का हंस हंसकर बुरा हाल था। दोनों ही सड़क पर लेटने के लिए तैयार थे क्योंकि सामने का नजारा ही कुछ ऐसा था। सामने शिवाय हाथ बांधे मुंह फुलाकर खड़ा था और उसका ड्राइवर बोनट खोलकर गाड़ी चेक कर रहा था, जिसका साफ मतलब था कि शायद आज शिवाय की गाड़ी भी खराब हो गई है। वही शिवाय उन दोनों को देखकर अंदर ही अंदर सुलग रहा था। बारिश उन तीनों की हालात को देखकर हंस रही थी। तीनों ही भीग रहे थे। वही शिवाय अब धीरे धीरे उन दोनों को हंसता हुआ देखकर खुद भी हंसे बिना नहीं माना और हंसता हंसता गाड़ी से टेक लगाकर वहीं बैठ गया और फिर बोला, अंडरस्को, आज हम तीनों को कुछ ज्यादा ही जल्दी है ना, इसीलिए हम तीनों घर नहीं जा पा रहे। यार कोई मुझे मेरी छुई मुई से मिला दो। वही दिव्यांश ने भी हंसते हुए कहा, अंडरस्को, अबे तेरी छुई मुई तो फिर भी अभी अभी मानी है। मेरा सोच दृष्टि मेरा इंतजार कर रही होगी और मैं यहाँ बाइक के पीछे धक्का लगा रहा हूँ। वही राजवीर ने भी हंसते हुए कहा, अंडरस्को, सालो तुम दोनों की वजह से मैं भी घर नहीं जा पाया, नहीं तो अच्छा खासा जा रहा था, लेकिन तुम दोनों मुझे ऐसे मिले कि मैं भी तुम दोनों के साथ ही फंस कर रह गया। कहते हुए तीनों फिर से हंसने लगे। थोड़ी देर तक तीनों ऐसे ही हंसते रहे। फिर राजवीर खड़ा हुआ और बोला, अंडरस्को, मैं तो पैदल निकल रहा हूँ। वही दिव्यांश अपने फोन को निकालकर कैब बुक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कैब भी बुक नहीं हो रही थी। बारिश की वजह से उसे नेटवर्क ही नहीं मिल रहे थे और तभी शिवाय ने किसी से लिफ्ट मांगी, लेकिन एक भी गाड़ी रुक नहीं रही थी। शिवाय कंटिन्यू लिफ्ट मांग रहा था और तभी राजवीर ने ड्राइवर को देखकर कहा, अंडरस्को, यहाँ आसपास कहीं पार्किंग है जहाँ मैं अपनी बाइक पार्क कर दूं। ड्राइवर ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, अंडरस्को, सर वहाँ पार्क कर दीजिए, वहाँ आपकी बाइक पार्क हो जाएगी। राजवीर ने देखा तो वहाँ करीब 500 मीटर दूर एक पार्किंग बनी हुई थी। राजवीर अपनी बाइक को धकेलने लगा तो शिवाय और दिव्यांश दोनों ने उसकी बाइक को धक्का लगाते हुए कहा, अंडरस्को, चल पहले तेरी बाइक पार्क लगवा देते हैं। क्या तीनों सिचुएशन से बाहर आएंगे।